नमस्कार दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, फेमिनिज्म और पेट्रियार्की। देखिए, इंटरनेट पर इस मुद्दे को लेकर बहस और शोर शराबा तो बहुत है, लेकिन आज हम उन जज्बाती बातों को साइड में रखकर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और सच्चाई पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, लड़के बनाम लड़कियां वाली सोच से आगे बढ़ना। दूसरा, फेमिनिज्म और पेट्रियार्की की सटीक परिभाषा। तीसरा, पेट्रियार्कल महिलाओं का विरोधाभास। चौथा, पेट्रियार्की कैसे पुरुषों को भी नुकसान पहुंचाती है। पांचवा, फेमिनिज्म का ऐतिहासिक सफर। और आखिर में छठा पॉइंट, मीडिया के मिथक और उनकी सच्चाई। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लड़के बनाम लड़कियों की अजीब सी सोच की। आपने नोटिस किया होगा, आजकल मॉडर्न सोशल मीडिया किसी भी सामाजिक मुद्दे को ऐसे पेश करता है जैसे ये टीम बॉयज और टीम गर्ल्स के बीच का कोई क्रिकेट मैच हो, एक सीधी जंग। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में मेल और फीमेल दो अलग अलग विरोधी टीम्स हैं? अगर हम ध्यान से सोचें तो सभी पुरुषों या सभी महिलाओं को एक ही ग्रुप में डाल देना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक ही जेंडर के अंदर हिंसा करने वाले अपराधी भी होते हैं और अपने परिवार से बेपनाह प्यार करने वाले लोग भी। तो आखिर हम इंसानों को दो विरोधी टीम्स में बांट ही कैसे सकते हैं? ये लॉजिक ही गलत है। चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। फेमिनिज्म और पेट्रियार्की आखिर है क्या? आइए इनकी असली परिभाषा देखते हैं। इन शब्दों के आसपास इंटरनेट में इतना जज्बाती कचरा जमा कर दिया है कि अगर हम उस शोर को हटाकर सिर्फ डिक्शनरी परिभाषाओं पर लौटते हैं तो एक बेहतरीन सच्चाई सामने आती है। देखिए, पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की और मातृसत्ता, ये दोनों ही ऐसी पद्धतियां हैं जहां एक जेंडर दूसरे पर नियंत्रण रखता है, डोमिनेंस। जबकि फेमिनिज्म, जिसे हम नारीवाद कहते हैं, वो किसी भी जेंडर के दबदबे की बात ही नहीं करता। ये मूवमेंट सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता यानी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज की मांग करता है, जिसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो। बस इतनी सी बात है। और यही वजह है कि तर्कशील सोच रखने वाले लोग, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति हों या महान लेखक, सब नेचुरली फेमिनिज्म का समर्थन करते हैं। मशहूर लेखक सलमान रश्दी का एक बहुत ही कमाल का कोट यहाँ याद आता है। उन्होंने कहा था, हाँ, और क्या बनने का विकल्प है, या तो कोई इंसान फेमिनिस्ट है या फिर मूर्ख। सच कहूं तो ये एकदम सटीक बात है, क्योंकि फेमिनिज्म बुनियादी रूप से मानवता और बेसिक ह्यूमन डिसेंसी का ही दूसरा नाम है। अब एक और दिलचस्प सच्चाई देखिए, जो इस पूरे बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को जड़ से उखाड़ देती है। लोग कहते हैं मर्द और औरत बायोलॉजिकली अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग हैं। शारीरिक भिन्नताएं जरूर होती हैं, लेकिन जरा इस उदाहरण को सोचिए। अपने पैरों पर चलने वाला एक व्यक्ति और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति फिजिकल ट्रेट्स में अलग होते हुए भी दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, राइट? ठीक उसी तरह पुरुषों और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। इक्वालिटी और सिमिलैरिटी दोनों अलग चीजें हैं, और इस मुद्दे को समझने की मास्टर की यही है। अब आते हैं तीसरे और थोड़े उलझन भरे हिस्से पर, पेट्रियार्कल महिलाएं, एक विरोधाभास। आपने कई बार ऐसी महिलाओं को देखा होगा जो खुद इस अत्याचारी व्यवस्था को बनाए रखती हैं और इक्वल राइट्स के खिलाफ बात करती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी का इंटेंस दबाव। साइकोलॉजी में एक टर्म है नॉर्मेटिव कन्फॉर्मिटी, मतलब लोग समाज या किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए उन नियम और शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं जो उनके अपने ही विकास और फायदे के पूरी तरह खिलाफ होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि परिवार और समाज उन्हें एक्सेप्ट कर ले। और ये अचानक से नया शुरू हुआ ट्रेंड नहीं है। ऐतिहासिक डेटा उठाकर देख लीजिए। हिस्ट्री में ऐसी कई पावरफुल महिलाएं रही हैं जिन्होंने दूसरी महिलाओं को वोटिंग राइट्स या लीगल सेफ्टी मिलने से रोकने के लिए जी जान लगा दिया। जैसे 1908 में मिसेस हम्फ्री वार्ड ने एंटी सफरेज लीग बनाई थी ताकि औरतों को वोट देने का अधिकार ना मिले। या फिर 1972 में इक्वल राइट्स अमेंडमेंट का विरोध करने वाली वकील फिलिस श्लाफ्ले। इन सबसे एक बात साबित होती है कि पेट्रियार्की एक सिस्टम है, एक मानसिकता है, किसी जेंडर का नाम नहीं। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, और ये इस एक्सप्लेनर का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा है। पेट्रियार्की से पुरुषों को क्या नुकसान होता है? जब हम पेट्रियार्की की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि इसका असर सिर्फ महिलाओं पर होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रियार्की पुरुषों का भी उतना ही बड़ा नुकसान करती है। जरा खुद से सोचिए, जब हम कहते हैं बेरोजगार युवा,
तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक लड़के की तस्वीर क्यों उभरती है, किसी लड़की की क्यों नहीं? परिवार का मेन ब्रेड विनर बनने की जो ये जबरदस्ती की उम्मीद है ना, ये पुरुषों पर एक बहुत बड़ा अनफेयर बोझ डालती है। अगर एक पुरुष अपनी पार्टनर से कम कमाता है या लंबाई जैसे फिजिकल आइडियल्स पर खरा नहीं उतरता, तो सोसाइटी उसे बुरी तरह ट्रोल करती है। पैट्रियार्की और कैसे नुकसान पहुंचाती है, इस एग्जाम्पल से समझिए। एक तरफ गौतम बुद्धा की फिलॉसफी है जो कहती है कि अपमान को शांति से अनदेखा करो, लेकिन दूसरी तरफ पैट्रियार्की का दबाव एक मर्द को सिखाता है कि अगर रोड रेज हो जाए तो उसे फिजिकली लड़ना पड़ेगा, वरना उसकी मर्दानगी पर सवाल उठ जाएंगे। ये सिस्टम एक फ्रिजिलिटी, एक नाजुक मेल ईगो को बचाने के लिए हिंसा को नॉर्मल बनाता है, बजाय इसके कि वो शांति और समझदारी से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना सिखाए। और ये बोझ कितना घातनाक हो सकता है, ये भारतीय सरकार के इस आंकड़े से क्लियर होता है। 2.5 जानते हैं क्या है? ये दर्शाता है कि भारत में पुरुषों में आत्महत्या यानी सुसाइड की दर महिलाओं की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सामाजिक उम्मीदों में एक जानलेवा खामी छिपी हुई है। इस पूरे दर्द को मशहूर फेमिनिस्ट कमला भासीन ने एक बहुत ही ताकतवर लाइन में समझाया था। उन्होंने कहा था, एक लड़के को रोने की इजाजत नहीं है, ये इमोशनल कैस्ट्रेशन है। सोचकर देखिए, खुलकर अपना दुख ना जता पाने की मजबूरी पुरुषों को कितने गहरे अकेलेपन में धकेल देती है। तो सच्चाई ये है कि पैट्रियार्की को तोड़ने की फेमिनिज्म की ये जो लड़ाई है ना, ये असल में पुरुषों की इमोशनल आज़ादी की भी उतनी ही बड़ी लड़ाई है। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर, फेमिनिज्म की हिस्टोरिकल वेव्स। समानता का ये आंदोलन आज जिस रूप में है, वो यहां तक कैसे पहुंचा, इसको समझने के लिए इस टाइमलाइन को देखना जरूरी है। ये सफर 1800 के दशक में शुरू हुआ, जहां लोग बुनियादी पॉलिटिकल और वोटिंग राइट्स की मांग कर रहे थे। फिर 1960 के दशक में ये मूवमेंट घर की चारदीवारी के अंदर होने वाले भेदभाव से लड़ने लगा, और 1990 के आते आते ये एक ग्लोबल इंटरसेक्शनल मूवमेंट बन गया जो हर डाइवर्स और मार्जिनलाइज ग्रुप के अधिकार की बात करता है। ये एक लगातार चलता हुआ विकास है। और अब हमारा आखिरी छठा पॉइंट, मीडिया के मिथक और फेमिनिज्म की सच्चाई। आप और हम देखते हैं कि आजकल इंटरनेट कल्चर और इन्फ्लुएंसर्स ने इस मूवमेंट को कितना तोड़-मरोड़ कर पेश किया है। कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ऑब्जेक्टिफिकेशन को फेमिनिज्म बोलकर बेचते हैं। ये बिल्कुल फेक है। वहीं दूसरी तरफ जो जेन्युइन मैसेजेस हैं, जो पिंक या थप्पड़ जैसी फिल्मों ने दिए हैं, जो इक्वल राइट्स और सोसाइटी के दोगलेपन पर चोट करती हैं, उन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और इंटरनेट डिस्कशन का दोगलापन तो आपने पक्का नोटिस किया होगा। एक अजीब सी हिपोक्रेसी चलती है। अगर एक लड़के से कोई गलती या बुरा बर्ताव होता है तो हंसकर कह दिया जाता है बॉयज विल बी बॉयज, लेकिन वही चूक अगर किसी लड़की से हो जाए तो लोग बिना सोचे समझे उसे टॉक्सिक फेमिनिज्म बोलकर पूरे मूवमेंट को गाली देने लगते हैं। एक ही गलत बर्ताव के लिए जेंडर के आधार पर दो अलग पैमाने, ये सिर्फ इस सदियों पुराने ह्यूमन राइट्स मूवमेंट को भटकाने की कोशिश है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर्स के अंत में मैं चाहता हूं आप इस एक आखिरी सवाल पर विचार करें। क्या ये लड़ाई सच में दो जेंडर्स के बीच की जंग है, या फिर ये घुटी हुई अत्याचारी मानसिकता के खिलाफ हम सब की एक संजी लड़ाई है? इन पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ने का मतलब किसी दूसरे ग्रुप को हराना या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि इसका आखिरी मकसद हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, इन इम्पॉसिबल और घुटन भरे आदर्शों से आज़ाद करना है। सोचिएगा ज़रूर। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।